हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है आपसे कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ आपसे कह रहा है कि हर एक एक्शन के लिए क्या होती है कि रिएक्शन होती है, और वो क्या होती है, अपोजिट में होती है। क्या होती है? अपोजिट में। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मीनिंग क्या है आपसे कहने का कि मान लो ये आपका व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने पुश किया ऐसे, तो क्या हुआ कि मैंने जो फोर्स लगाई वो किस डायरेक्शन में लगाई? इस डायरेक्शन में। तो मेरे हाथ के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी? इससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं हमेशा क्या करते हैं? डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं। डिफरेंट बॉडीज का मीनिंग क्या हुआ कि अगर जो मैंने फोर्स लगाई वो किसके ऊपर लगाई? इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लगाई, और जो इस व्हाइट बोर्ड ने फोर्स लगाई वो किसके ऊपर लगाई? मेरे हाथ के ऊपर लगाई। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो फोर्स लगी वो क्या लगी? डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगी। कहां लगी? अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने जो फोर्स लगाई वो इस डायरेक्शन में लगाई, और जो इस व्हाइट बोर्ड ने मेरे ऊपर फोर्स लगाई वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाई। तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं वो नोट करो एक बार। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन ए डिफरेंट बॉडीज। ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं। तीसरा, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमेशा क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑफ सेम नेचर। इन दोनों का नेचर क्या होता है? सेम होता है। और एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट से साइमल्टेनियसली, ये एकदम एक दूसरे के ऊपर एक्ट करते हैं। देखो एक बार पहला पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। जो फोर्स मैंने इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लगाई वही फोर्स मेरे हाथ के ऊपर लगेगी। उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। वो दोनों डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं। डिफरेंट बॉडीज का मीनिंग क्या है कि दोनों अलग अलग बॉडीज के ऊपर एक्ट करेंगे। मान लो ये आपका दीवार है, इसके ऊपर आप पुश कर रहे हो, तो जो आप पुश कर रहे हो उसकी डायरेक्शन क्या हुई? ये हुई, ठीक है। फिर ये दीवार भी आपको पुश करेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। ये आप हो गए, ठीक है। तो आपने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई दीवार के ऊपर, उसकी डायरेक्शन ये थी, दीवार के ऊपर डायरेक्शन ये थी, और दीवार ने जो आपके ऊपर फोर्स लगाई उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। ये इसके ऊपर लग रही है, ये इसके ऊपर लग रही है। अगर सपोज करो कि ये एक ही बॉडी के ऊपर लगती, मान लो एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका नेट इफेक्ट क्या होता है? जीरो। ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते। तो हमेशा क्या करती हैं? डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगती हैं, हमेशा क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं, और सेम नेचर की होती हैं। सेम नेचर का मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी ने इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाई तो ये भी उसके ऊपर क्या लगाएगा? ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। कोई किसी के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है तो वो भी उसके ऊपर क्या लगाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, और साइमल्टेनियसली एक्ट करती हैं। मतलब आपने अगर इसके ऊपर फोर्स लगे तो उसी टाइम आपके ऊपर भी क्या लगेगी? एक फोर्स लगेगी। जैसे आप चलते हो, तो जब आप चलते हो, चलने के अंदर भी क्या है? आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है।
जैसे आप तैरते हो, स्विमिंग करते हो, तो उसके अंदर भी क्या न्यूटन का थर्ड लॉ है। जब आप स्विमिंग करते हो तो क्या करते हो, आप अपने हाथों से क्या करते हो, पानी को पीछे पुश करते हो और फिर वो क्या करता है, पानी आपको आगे की तरफ लेके जाता है। तो इसके अंदर भी क्या हुआ, न्यूटन का थर्ड लॉ हुआ। तो हर एक चीज के अंदर न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, पर थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। मान लो मैं कहता हूं कि एक बॉल है और ये आपकी अर्थ है, ये क्या आपकी अर्थ है। अब इस बॉल का मास मैंने मान लिया m, अर्थ का मास मान लिया मैंने कैपिटल M। मैंने कहा इस बॉल के ऊपर फोर्स लगी, क्या लगी, mg फोर्स लगी। तो अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर इसके ऊपर फोर्स लग रही है mg, तो एक mg फोर्स अर्थ के ऊपर भी लगेगी, पर अर्थ तो बॉल की तरफ नहीं जाती। ये क्या होता है कि मान लो आप एक पहाड़ को पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, ठीक है। अब पहाड़ तो लेगा नहीं कि उसका मास ज्यादा हो गया, आप तो अपनी तरफ से फोर्स लगा रहे हो, पर उस पर तो इफेक्ट होगा नहीं। पर वही फोर्स अगर आप किसी बॉल के ऊपर लगाओगे तो वो क्या है, मूव करने लग जाएगी। तो ये क्या होता है कि मान लो आपने कुछ फोर्स लगाई इस बॉल के ऊपर, ठीक है, तो बॉल के ऊपर आपने अर्थ ने एक फोर्स लगाई, तो अर्थ के ऊपर भी फोर्स लगेगी, पर वो फोर्स क्या होगी, कम होगी, उसका कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। यही क्या था आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। अब इसके अंदर है ना, जब हम आगे के टॉपिक करते हैं तो हमारे एक दो कंसेप्ट आते हैं, वो समझ लो एक बार क्या क्या होते हैं। जो फोर्सेज होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं जब आप इसके अंदर करते हो। एक तो क्या होती है आपकी वेट, एक क्या होता है आपका वेट। वेट का मीनिंग क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड वेट। अर्थ किसी चीज के ऊपर जो फोर्स लगाती है उस चीज को क्या बोलते हैं, वेट। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इजिकल टू mg। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, तो इस पे लगने वाली फोर्स क्या होगी, जो अर्थ लगाएगी वो क्या होगी, mg होगी। क्या होगी, mg। आप इसको F कह लो या W कह लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये कौन सी फोर्स है जो अर्थ लगा रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। और ये हमेशा क्या होती है, इट्स एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हमेशा क्या करती है, वर्टिकली डाउनवर्ड करती है, ठीक है। जैसे मान लो ये आपकी अर्थ है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। यहां ये ऑब्जेक्ट था, तो अर्थ के सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स को क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। तो इस पे लगने वाला वेट क्या हो जाएगा, mg। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे मान लो अगर कोई चीज है ना इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, तो इस पे लगने वाला जो वेट है वो क्या होगा, वो कैसे होगा, ऐसे ही होगा, W इजिकल टू mg। अब आप कह सकते थे कि इसने ऐसे क्यों नहीं बनाया, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। क्या होगा, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगा, और क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज ऐसे रखी है, मान लो ये दीवार थी और इससे ऊपर एक वेट है, तो इसका वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, वेट। अब आ जाता है नेक्स्ट, हमारा क्या आ जाता है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या हो जाती है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। क्या होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। जो नॉर्मल रिएक्शन होती है आपकी, नॉर्मल रिएक्शन वो क्या होती है, कॉन्टैक्ट बेस्ड फोर्स होती है, और हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती है। सपोज करो ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ये मास रख दिया आपने, ठीक है, तो यहां जो नॉर्मल फोर्स होगी वो ऐसे होगी, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। जैसे मान लो यहां पर सपोज करो यहां ये बॉडी रखी हुई है, तो कांटेक्ट कहां हो रहा है इन दोनों बॉडीज का, यहां हो रहा है,
ठीक है। तो इस पे लगने वाली नॉर्मल फोर्स कहां होगी आपकी, ये परपेंडिकुलर तो यही होगा ना। मान लो अगर आपका ये हाथ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, तो इसका जो परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो वो ऐसे ही होगा ना, नॉर्मल टू दी सरफेस। जहां इन दो बॉडीज का क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ, क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ, ठीक है। सपोज करो अगर कोई चीज है ना ऐसे रखी हुई है, तो यहां जो फोर्स लगेगी नॉर्मल, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। तो नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है कि इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। इसमें क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांटेक्ट। और ये कब एक्ट करती है, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती है, तो उस पर लगने वाली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। और तीसरा इसके अंदर क्या होता है, टेंशन। क्या होता है, टेंशन। टेंशन का मीनिंग क्या होता है, तनाव होना। टेंशन का मीनिंग क्या होता है, तनाव या खिंचाव। टेंशन, टेंशन क्या होता है, जो फोर्स किसके अंदर लगती है, आपकी किसी रोप के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, जब उसको हम स्ट्रेच करते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। मान लो एक ये आपके पास एक रोप है और इसके अंदर ये वेट हैंग कर रहा है m, तो इसके अंदर जो टेंशन होगी वो कहाँ होगी, टेंशन होगी वो कहाँ होगी, ये होगी। इसके अंदर जो खिंचाव आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ होगी। वेट तो नीचे की तरफ हो जाएगा, इस वेट के कारण जो खिंचाव आया, तनाव आया, वो क्या होगा, अवे फ्रॉम दी बॉडी होगा, ठीक है। मान लो बॉडी ये मान रहे हो तो इसके अंदर टेंशन ये हो जाएगा। और जो टेंशन होता है किसी आइडल स्ट्रिंग के लिए, आइडल स्ट्रिंग के लिए टेंशन पूरी स्ट्रिंग में क्या रहता है, सेम होता है। और आइडल स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, जिसका मास क्या हो, नेग्लिजिबल हो, बहुत कम हो, ठीक है, मास लेस हो। वैसे तो कोई चीज मास लेस होती नहीं, पर फिजिक्स के हम अंदर पढ़ेंगे कि अगर कोई चीज मास लेस हो और इनएक्सटेंसिबल हो, जिसके अंदर खिंचाव ना आता हो, थोड़ा बहुत तो सभी के अंदर आता है, पर जब आप प्रॉब्लम्स करते हो तो अगर कोई स्ट्रिंग आइडल है तो उसके अंदर हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। यहां भी टेंशन टी होगा, यहां भी टेंशन टी होगा और यहां भी टेंशन टी होगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर एक बॉडी है और एक ये बॉडी है, ठीक है, इसका मास आपने कुछ मान लिया m1, इसका मास क्या मान लिया m2, तो इसके कारण जो टेंशन लगेगा, अगर इस पे ये फोर्स लग रही तो इसके कारण जो टेंशन लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी ना, ठीक है। अगर मान लो इसको ये खींच रहा है तो इसके कारण जो टेंशन होगी वो क्या होगी, ये होगी, अवे फ्रॉम ए बॉडी। पर टेंशन क्या रहेगी, यहां सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम। किस केस में, आइडल स्ट्रिंग के केस में। किस केस में, आइडल स्ट्रिंग के केस में। अब आपको एक प्रॉब्लम करवाता हूं, उससे आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम कर रहे हैं टॉपिक कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन, कनेक्टेड मोशन का मीनिंग क्या होता है कि आपने एक पुली ले ली, फ्रिक्शनलेस क्या ले ली, एक पुली, ये आपने एक पुली ड्रा कर ली और इसके ऊपर क्या ले ली, एक आइडल स्ट्रिंग ले ली, या कह सकते हो जो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ले ली आपने। इसके आपने एक पुली ले ली और उसके ऊपर एक क्या डाल दी, रस्सी डाल दी। उस रस्सी के क्या हुए, दो एंड हुए, स्ट्रिंग के क्या हुए, दो एंड हुए। आपने क्या किया, एक एंड के ऊपर एक हैवी मास हैंग कर दिया, ठीक है, और जो दूसरा एंड था ना उसके ऊपर क्या किया आपने, एक लाइट मास। सबसे पहले आप क्या करोगे इसके अंदर कि इसके अंदर इसका वेट ड्रा करोगे। वेट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए वेट क्या हो जाएगा आपका, ये, और इसके लिए वेट क्या हो जाएगा आपका, ये। अब एक चीज बताओ, अगर आपने मान लो आपके पास ये दो मासेज हैं, ये हैवियर है, ये लाइटर है, ठीक है, तो ये वाली रस्सी कहां जाएगी आपकी, इस तरफ मूव करेगी या इस तरफ मूव करेगी। जैसे तराजू के अंदर क्या होता है, जहां वेट ज्यादा हो जाता है
वहां तो क्या हो जाता है नीचे, और जहां हल्का होता है वहां का चला जाता है ऊपर। तो ऐसे ही इसमें होगा, इसमें क्या होगा कि जो रस्सी है इसका मोशन क्या हो जाएगा, कॉमन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहां पर क्या है मास ज्यादा है, यहां पर मास क्या है कम है। तो जो हमारे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी वो ये हो जाएगी। ठीक है, अब हम टेंशन ले लेते हैं। टेंशन इसके अंदर क्या होगा सेम रहेगा, तो इसके अंदर टेंशन ये हो जाएगा, इसके अंदर टेंशन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है हैवियर मास है, ये हमारा क्या है हैवियर, और वो हमारा क्या है लाइटर है। तो सबसे पहले हैवियर मास के लिए इक्वेशन बनाते हैं हम, फॉर हैवियर मास, फॉर हैवियर मास। आप देखो सबसे पहले आप क्या देख रहे हो कि जो इसका मोशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर दो चीज हैं और उसको अपोजिट डायरेक्शन, मान लो मैं ये बताता हूं कि एक फोर्स ये लग रही है और एक फोर्स ये लग रही है भाई, ठीक है, और इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाली फोर्स क्या है बड़ी और ये वाली फोर्स क्या है छोटी। और जब दो फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं तो उनका नेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, बड़ी वाली में से छोटी वाली को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या हुआ आपका कि ये मास था आपका m, कैपिटल M, इसके ऊपर mg नीचे की तरफ लग रहा है और t कहां लग रहा है ऊपर की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन कहां हो रहा है आपका ऐसे। तो इसके लिए इक्वेशन लिखो, आपको बताया है नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स निकालने के लिए बड़ा वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो mg माइनस का t, और फोर्स का फार्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां क्या आ जाएगा कैपिटल M a इज इक्वल टू mg माइनस का t। ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी फर्स्ट। अब यहां आ जाओ इस लाइटर मास के लिए, फॉर लाइटर मास, लाइटर मास, इसके लिए भी ये इक्वेशन ड्रा कर लेते हैं। ये आपका स्मॉल m हो गया, इसका वेट कहां था नीचे, mg, टेंशन कहां थी ऊपर, कहां जा रहा है ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा आपका। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या था आपका a। अब ऊपर जा रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा ज्यादा होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा कम होगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बड़े में से क्या कर देंगे छोटे को माइनस कर देंगे। तो इस केस में नेट फोर्स हमारी क्या हो जाएगी, नेट फोर्स हमारी क्या हो जाएगी T माइनस का mg, T माइनस का mg। ठीक है, और फोर्स का फार्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ma T माइनस का mg। ये इक्वेशन हमारी होगी सेकंड। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि हमें निकालना है इसके अंदर जो टेंशन है वो निकालनी है और जो एक्सेलरेशन है वो निकालना है। आप सबसे पहले क्या करो, जो ये दो इक्वेशन आई हैं, ठीक है, इन दो इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, टेंशन निकाल सकते हो। आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करो ऐड। m में लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड m में प्लस स्मॉल m में mg माइनस का t प्लस का t माइनस का mg। मैंने क्या किया है, एक इक्वेशन मेरी ये थी और एक इक्वेशन मेरी ये थी, इन दोनों को ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड कर दी। अब आप क्या देख रहे हो इसके अंदर कि इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। इनके अंदर क्या कॉमन निकल रहा आपको, इसके अंदर भी ये है और इसके अंदर भी ये है, तो यहां से ए कॉमन आ जाएगा आपका, क्या रह जाएगा कैपिटल M प्लस में स्मॉल m। और यहां पर क्या आपका कॉमन आ रहा है, यहां भी g है और यहां भी g है, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा स्मॉल g। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, a की। किसकी वैल्यू निकालनी थी, a की। तो हमारा a क्या आ जाएगा आपका m माइनस का स्मॉल m डिवाइड बाय m प्लस का m इंटू g। ये हमारा क्या आ गया कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया कॉमन
एक्सेलरेशन। अब हमें क्या निकालनी है, टेंशन। क्या निकालनी है, टेंशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेंशन के लिए कि इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। करो डिवाइड। पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। फर्स्ट हमारी ये थी इक्वेशन, एम ए इजिकल टू एम जी माइनस का टी। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये थी, स्मॉल एम ए टी माइनस का एम जी। अब आप क्या देख रहे हो इसके अंदर कि इस ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, डिफरेंट मासेज हैं, इसलिए कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, इसकी जगह आप M1 M2 भी मान सकते थे, वो आपकी मर्जी है, उससे भी कर सकते हो आप इसको। अब क्या बचा आपके पास बचा ये कैपिटल एम स्मॉल एम इज इक्वल टू एम जी माइनस का टी और टी माइनस का एम जी। इन दोनों को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो क्या आ जाएगा आपका, एम टी माइनस का एम जी इक्वल्स टू एम जी माइनस का टी। इसको इसके साथ करोगे तो एम टी माइनस का कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी, कैपिटल एम स्मॉल एम जी माइनस का एम टी। अब क्या काम करना आपको कि ये वाली जो टर्म है ना, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, प्लस में हो जाएगी, और इसको दूसरी तरफ लेके आ जाओ। तो क्या होगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, एम टी प्लस का स्मॉल एम टी एम जी प्लस का एम जी। अब दो टर्म एक जैसी हो, मान लो x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2m g। यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपका, t कॉमन आया हुआ है, तो t कॉमन ले लो आप। t कॉमन ले लिया आपने, तो हमें तो t की वैल्यू निकालनी थी ना, तो ये साइड टर्म कहां चली जाएगी, इसके नीचे। तो क्या आ जाएगा आपका 2m g m प्लस में स्मॉल m। तो ये क्या आ गया आपका टेंशन, और ये क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि एक आपके पास एक पुली है और उसके ऊपर एक स्ट्रिंग है और उसके ऊपर आपने दो मास हैंग कर दिए और आप क्या निकालो उसके अंदर कॉमन एक्सेलरेशन और टेंशन, तो कॉमन एक्सेलरेशन हमारा ये आ गया और टेंशन हमारा ये आ गया। अब इसी के अंदर एक बात बता रहा हूं, सपोज करो जैसे मान लो वो कर देता, ये आपका मास था कैपिटल एम, ये मान लिया आपने 4 kg और ये स्मॉल एम मान लिया आपने 2 kg। और अब आपसे कोई कहे कि आप क्या निकाल लो, इसकी टेंशन निकाल लो, तो आपको और कुछ नहीं करना, ये फार्मूला अगर पता है तो आप इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हो। कैसे, T इज इक्वल टू 2 m प्लस में m। तो क्या था आपका कैपिटल M की वैल्यू क्या है 4, 2 इंटू में 4 इंटू में 2, G की वैल्यू क्या होती है 9.8, और इसमें क्या हो जाएगा 4 प्लस में 2। इसको सोल्व आउट करके क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आप इसमें कर सकते हो। इसमें क्या निकाल सकते हो आप एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, फार्मूला था जो 4 माइनस का 2 4 प्लस का 2 इंटू में G, तो ये क्या आ जाएगा 2/6 G, ये क्या आ जाएगा G/3। तो वो क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन। इस तरीके से आप इस टाइप के प्रॉब्लम में इसको कर सकते हो।